राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आसमान से आग बरस रही थी। लगातार तीसरे साल भी इंद्रदेव ने आंखें फेर रखी थी। जिस धरती पर कभी हरिया जाट का पसीना गिरते ही सोना उगता था, आज वह धरती प्यास से फटक कर दरारों से भर चुकी थी। गांव के कुएं सूख चुके थे और खेतों में धूल उड़ रही थी। हरिया जाट अपनी चौखट पर बैठा सूनी आंखों से आसमान की ओर ताक रहा था। घर के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज और खाली बर्तनों की खड़खड़ाहट उसके कलेजे को चीर रही थी। घर के कोटिले अनाज से एकदम खाली हो चुके थे। उसके प्यारे बैल जो कभी उसकी शान हुआ करते थे, अब भूख से बेहाल होकर रंबा रहे थे। उसने एक गहरी आहें भरी और मन ही मन फैसला कर लिया, अब यहाँ रहने का मतलब है परिवार को तिल तिल कर मारना। मुझे परदेश जाना ही होगा। भारी कदमों से जाट चलकर गांव के बड़े सेठ की हवेली पर जा पहुंचा। सेठ अपनी गद्दी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। हरिया को देखते ही सेठ की आंखों में चमक सी आ गई, पर उसने चेहरे पर झूठी हमदर्दी ओढ़ ली। सेठ मीठी बोली में बोला, आओ आओ चौधरी, आज बड़े दिनों बाद हवेली की सीढ़ियां चढ़ी है। सुना है घर में टोटा पड़ा है, बड़ी बुरी हालत हो गई है गांव की। हरिया ने सिर झुकाकर कहा, हाँ सेठ जी, कुदरत रूठ गई है। अब तो बस गांव छोड़ने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा। बच्चों का पेट पालने के लिए परदेश जा रहा हूं। सोचा जाने से पहले आपसे मिलता चलूं। सेठ ने मन ही मन सोचा, यही सही मौका है। उसने तुरंत अपनी तिजोरी की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे चौधरी, तुम परदेश जाकर धक्के क्यों खाओगे? हम तो तुम्हारे मित्र हैं। ये लो 200 रुपये, जब मन करे लौटा देना। अपना घर बार छोड़कर मत जाओ। हरिया की आंखों में एक पल के लिए नमी आ गई, लेकिन अगले ही पल उसका स्वाभिमान जाग उठा। उसने हाथ जोड़कर सख्त आवाज में कहा, ना सेठ जी ना, खैरात या उधार की रोटी तोड़ी तो हरिया तो ऐसे ही मर जाएगा। विपदा आई है तो उसका सामना मेहनत से करूंगा। मुझे मुफ्त का पैसा नहीं चाहिए। सेठ इतनी बात सुनकर डर गया, फिर बोला, तो फिर पक्का इरादा कर लिया? हरिया ने अपनी कमर से जमीन के कागज निकाल कर सेठ के सामने रख दिए। उसकी आवाज भारी हो गई। बोला, ये लो मेरी पुश्तैनी जमीन के कागज, इसे अपने पास गिरवी रख लो। इसके बदले मुझे सफर के लिए कुछ पैसे और अनाज दे दो। जब कमाकर लौटूंगा तो सूद समेत पैसा चुकाकर अपनी जमीन छुड़ा लूंगा। सेठ मन ही मन फूला ने समाया। उसे तो इसी जमीन की ताक थी। उसने ऊपर से नाटक करते हुए कहा, अरे अरे, इसकी क्या जरूरत थी? पर चलो, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं मना नहीं करूंगा। तुम्हारी अमानत मेरे पास सुरक्षित रहेगी। जाट और सेठ का लेन देन पूरा हुआ। हरिया ने पैसा अनाज की पोटली में बांधा और हवेली से बाहर निकल पड़ा। तब उसे लग रहा था जैसे उसने अपना कलेजा निकालकर सेठ के पास रख दिया हो। अगली सुबह पो फटते ही हरिया ने अपनी बैलगाड़ी छोड़ी और पत्नी और बच्चों को उसमें बिठाया। गाड़ी का पहिया जैसे ही घुमा, हरिया ने पीछे मुड़कर अपने बंद घर और सूखी पड़ी जमीन को देखा। उसकी मूछें भले ही तनी थी, पर आंखों से एक आंसू लुढ़ककर धूल में मिल गया। उसने बेलों को हाका, चलो मेरे शेरों, अब किस्मत कहीं और लिखी जाएगी। बैलगाड़ी धूल उड़ाती हुई गांव की सीमा से बाहर निकल गई। बैलगाड़ी के पहिए धूल फाकते फाकते अब धीमे पड़ने लगे थे। हरिया के पास जो थोड़ा बहुत राशन था वह खत्म होने के कगार पर था। सूरज ढलने को था और जंगल गहराता जा रहा था। बैलों की घंटी की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी, जो और भी अधिक डरावनी लग रही थी। हरिया की पत्नी ने घबराई हुई आवाज में कहा, सुनते हो जी, बच्चों को भूख लगी है और पोटली में अब बस एक मुट्ठी चने बचे हैं। हम कब तक पहुंचेंगे? हरिया ने अपनी घरवाली की ओर देखा। उसकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन उसने अपनी आवाज में भरोसा कायम रखा। उसने बैलों की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, घबराओ मत भाग्यवान, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। चलते चलते वे एक घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। वहां एक विशाल सदियों पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जटाएं जमीन को छू रही थी, मानो
जंगल का कोई बुढ़ा पहरी खड़ा हो। अंधेरा गिर आया था और आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था। हरिया ने बैलगाड़ी रोकी। उसने बैलों को गाड़ी से खोलते हुए कहा, बस आज रात हम यहीं बिताएंगे। बैल प्यासे थे और थके हुए थे। हरिया ने उन्हें थोड़ा पानी पिलाया और पेड़ के तने से बांध दिया। जमीन बहुत ही ऊबड़ खाबड़ थी। हरिया ने बच्चों को तो गाड़ी में सुला दिया, मगर स्वयं और घरवाली को सोने के लिए उस ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल करने के लिए सोचने लगा। थकान से चूर होने के बावजूद भी उसने बैलगाड़ी से अपनी कुदाल निकाली और मिट्टी खोदने लग गया। हरिया ने सोचा कि जमीन को थोड़ा नरम कर दूं ताकि चैन से रात में सो जाए। अंधेरे में झिंगुरों की आवाज के बीच सिर्फ हरिया की कुदाल चलने की खच-खच की आवाजें आ रही थी। अचानक कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई और खट की आवाज आई। ये आवाज पत्थर की नहीं थी, ये आवाज धातु की थी। हरिया का माथा ठनका। उसने झुककर टटोला और जल्दी जल्दी हाथ से मिट्टी हटाई। तभी वहां पीतल का एक बड़ा सा घड़ा दिखाई दिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने पूरी ताकत लगाकर और खोदा तो जमीन के नीचे दबा हुआ एक पुराना तांबे का मटका निकल आया। कांपते हाथों से हरिया ने ढक्कन हटाया। गुप्त अंधेरे में उस घड़े के अंदर से अजीब सी चमक बाहर आई। वह घड़ा ऊपर तक सोने से भरा हुआ था। हरिया जाट की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका गला सूख गया। उसने अपनी घरवाली को आवाज दी, लेकिन आवाज गले से बाहर नहीं निकल रही थी। फिर उसने इशारा करके अपनी घरवाली को अपने पास बुलाया। घरवाली ने जब घड़े के अंदर देखा तो वह डर और खुशी के मारे रो पड़ी। हे मेरे राम, ये क्या है? कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? हरिया ने एक अरसफी उठाई और उसे दांत से दबाकर परखा। फिर आसमान की तरफ हाथ जोड़कर रूंधे गले से बोला, बावली, ये सपना नहीं, ये मेरे बच्चों की किस्मत है। उस सेठ ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था, लेकिन मेरे परमात्मा ने मेरी ईमानदारी का फल दे दिया है। उस पल हरिया की सारी थकान, सारी भूख और भविष्य की चिंता हवा हो गई। उसने तुरंत फैसला कर लिया। हरिया बोला, अब हम परदेश नहीं जाएंगे। अब हम इसी वक्त वापस अपने गांव लौटेंगे। मुझे अपनी जमीन छुड़ानी है। उस सेठ के कर्ज के बोझ को अपनी छाती से उतारना है। रातों रात हरिया ने वह घड़ा अपनी बैलगाड़ी में छिपाया। जो बैल थके हुए लग रहे थे। अब माली के उत्साह को देखकर उनमें भी जैसे नई जान आ गई हो। हरिया ने गाड़ी का मुंह गांव की तरफ मोड़ दिया। जंगल का वह डरावना सन्नाटा उसे जीत का संगीत लग रहा था। सूरज की पहली किरण अभी फूटी भी नहीं थी कि हरिया की बैलगाड़ी सेठ की हवेली के बाहर जाकर रुकी। अभी कल शाम की ही तो बात थी जब हरिया सिर झुकाए यहाँ खड़ा था, लेकिन आज उसके चलने में एक अलग सी टसक थी। हरिया सीधा सेठ के पास पहुंचा। सेठ अभी नींद में था। हरिया ने सोने की असरफियां एक थैली में उसके सामने मेज पर पटक दी। छन छन की आवाज ने सेठ की नींद उड़ा दी। हरिया जाट सीना तान कर बोला, ले सेठ, गिन ले अपने रुपए और ब्याज भी जोड़ लेना, और ये पकड़ वे अनाज के पैसे जो तूने रास्ते के लिए दिए थे। अब लाला, मेरी जमीन के कागज मेरे हवाले कर दे। सेठ की आंखों को विश्वास नहीं हुआ। उसने कांपते हाथों से थैली खोली। अंदर खाली सोना चमक रहा था। उसकी तो बाँझ खिल गई, लेकिन कलीजे पर सांप भी लौट गया। सेठ ने मन ही मन सोचा, कल तक तो ये चौधरी दाने दाने को मोहताज था, रातों रात इसके हाथ कुबेर का खजाना कैसे लग गया? कागज लौटाते समय सेठ ने अपनी धूर्ता वाला जाल फेंका। उसने हरिया का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से अपने पास बैठाया। बोला, अरे हरिया, कर्ज तो चुकता हो गया, पर एक बात तो बता, हम तो लंगोटिया यार है, मुझसे कैसा छिपाना? तुझे ये माया मिली कहाँ से? कहीं डकैती तो नहीं डाल दी? भोला भाला हरिया सेठ के जाल में फंस गया। उसे छल कपट तो आता ही नहीं था। हरिया बोला, अरे ना सेठ जी, डकैती और मैं, वो तो मेरे भगवान की कृपा हुई। जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका था। जमीन खोदी तो घड़ा सोने से भरा मिल गया। बस फिर मैं उठा लाया। ये सुनते ही सेठ की आंखों में लालच की आग धधक उठी। उसने सोचा, वहां अगर एक घड़ा मिला है तो आसपास और भी मिलेंगे।
ये गंवार जाट एक घड़े में ही खुश हो गया। लेकिन मैं तो पूरा खजाना लाऊंगा। फिर सेठ फुसफुसाते हुए बोला, अरे भाई हरिया, वहां और भी धन हो सकता है। चलो हम दोनों चलते हैं, मैं तेरी मदद करूंगा। जो मिलेगा वो आधा आधा बांट लेंगे। तुझे दोस्ती की कसम, मना मत करना। हरिया, जो स्वभाव से ही मददगार था, मना नहीं कर पाया। उसी शाम दोनों ने बैलगाड़ी ली और जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे तैसे वे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचे। माहौल बदलने लगा, हवा रुक गई और जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सांझ ढल चुकी थी, अंधेरा गहरा हो गया था। सेठ के हाथ में कुदाल थी और आंखों में पागलपन था। सेठ बोला, अरे हरिया भाई, यही जगह थी ना? मुझे ये बता, मैं यहाँ खोदूं कि वहां खोदूं? अभी सेठ जमीन पर कुदाल मारने ही वाला था कि तभी एक अजीब सी ससराहट हुई। सूखे पत्ते खड़खड़ाने लगे। दूर से कहीं घुघुरों की, छमछम की और भारी कदमों की आवाज आने लगी। हरिया के तो कान खड़े हो गए। उसने सेठ का हाथ पकड़ा और बोला, सेठ रुक जा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये इंसानों की आहट नहीं है। चलो जल्दी पेड़ पर चढ़ जाते हैं, वरना जान नहीं बचेगी। सेठ का लालच डर में बदल गया। दोनों जल्दीबाजी में उस विशाल बरगद के घने पत्तों के बीच जाकर छिप गए। वे सांसों को रोके नीचे देख रहे थे। तभी जो नजारा उन्होंने देखा, उससे उनका खून जम गया। जंगल की झाड़ियों से निकलकर अजीबोगरीब आकृतियां पेड़ के नीचे जमा होने लगी। वे इंसान नहीं, भूत थे। किसी का सर बड़ा था, किसी के हाथ उल्टे थे, किसी के पैर उल्टे थे। वे सब उसी खोदे हुए गड्ढे के पास जमा हो गए जहां से हरिया ने वे खजाना निकाला था। भूतों का मुखिया सबसे भयानक था। उसके गले में एक बड़ा पीतल का घंटा भी बंधा हुआ था। उसकी लाल अंगारे जैसी आंखें गड्ढे को देख रही थी। भूतों का मुखिया गरजकर और डरावनी आवाज में बोला, धोखा, हमारे खजाने में सेंध। कौन है वे जिसने हमारी अमानत चुराई है? बाकी भूत डर के मारे थर थर कांपने लगे। मुखिया के गुस्से से उसके गले में बंधा हुआ घंटा टन टन की आवाज करने लगा। उसने आसमान की तरफ देखकर दहाड़ा, जिसने भी ये किया है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं खुद यहाँ पहरा दूंगा। जैसे ही कोई इंसान आएगा, मैं उसे आहट करके डरा दूंगा, और कुछ करने की तो जरूरत ही नहीं है। पेड़ के ऊपर बैठा सेठ डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। उसके दांत किटकिटा रहे थे। हरिया ने उसे चुप करने का इशारा किया, लेकिन सेठ की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। नीचे भूतों की पूरी सभा जुटी हुई थी और ऊपर दो जान सासत में फंसी हुई थी। मुखिया बार बार चिल्ला रहा था, आहट आहट। सेठ को लगा अब उसका अंत निश्चित है। लालच उसे मौत के मुंह में ले आया है। बरगद के पेड़ के नीचे भूतों का तांडव चल रहा था। भूतों का सरदार, जिसके गले में वे भारी भरकम घंटा बंधा हुआ था, गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसकी परछाई और भी ज्यादा विकराल लग रही थी। ऊपर पेड़ की डाल पर चिपका सेठ डर के मारे पके हुए आम की तरह कांप रहा था। उसका गला सूख कर काटा हो गया। उसे अपनी मौत सामने नाचती हुई नजर आ रही थी। हरिया ने अपनी सांसें रोकी हुई थी। उसकी नजरें नीचे हो रही हर हरकत पर जमी हुई थी। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए भूतों के सरदार ने अपनी सबसे भयानक आवाज निकाली। उसने अपनी बाहें फैलाई और जोर से चिल्लाया, आहट। इस आवाज में इतनी तेजी और भयानकता थी कि सेठ का कमजोर दिल इसे बर्दाश्त न कर सका। इसके हाथ पांव ढीले पड़ गए। पसीने से गीले हाथों से डाल फिसल गई। बचाओ बचाओ कि एक दबी हुई चीख के साथ सेठ हवा में लहराया और सीधे धड़ाम से नीचे भूतों के बीच जा गिरा। सेठ के गिरने की आवाज किसी धमाके से कम ना थी। भूत, जो खुद को निडर समझ रहे थे, अचानक ऊपर से आसमान से टपके इस आदमी को देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह हमला है या कोई मुसीबत। भूतों का सरदार भी 2 कदम पीछे हट गया। उसका घंटा टन टन करके बज उठा। सेठ जमीन पर पड़ा गिड़गिड़ा रहा था, मरे आज तो मरे, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो। हरिया ने देखा कि भूत डरे हुए हैं। यही मौका है बाजी पलटने का। उसने अपनी आवाज में ऐसी कड़क और रोब पैदा किया
जैसे कोई शिकारी अपने शेर को देखकर ललकार रहा हो। हरिया पेड़ के ऊपर से जोर से दहाड़ा, अरे ओ सेठ, क्या कर रहे हो नीचे? पकड़ो, जल्दी पकड़ो। नीचे सन्नाटा छा गया। भूत ऊपर देखने लगे। फिर हरिया ने और जोर से हुकार भरी, बोला, बाकियों को तो बाद में देख लेंगे सेठ, सबसे पहले इस मोटे को दबोच ले, जिसके गले में घंटा बंधा हुआ है, वही इनका सरदार है। बिल्कुल जाने मत देना, अभी हम इसकी चटनी बनाएंगे। हरिया की ये दमदार आवाज सुनकर भूतों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें लगा ये ऊपर वाला आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि भूतों का शिकारी है और नीचे वाला सेठ कुकार साथी है, जो उन्हें पकड़ने के लिए कूदा है। भूतों का सरदार, जो अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वहीं सबसे पहले घबराया। वे कांपते हुए भागा और फिर बोला, भागो रे भागो, ये तो भूतों के शिकारी आ गए हैं। भूतों के सरदार ने फिर आव देखा न ताव देखा, अपनी धोती संभालते हुए जंगल की तरफ सर पर डोर लगा दी। उसके गले में बंधा हुआ घंटा टन टन की आवाज कर रहा था। बाकी भूत भी बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते वहां से ऐसे भागे जैसे जैसे गधे के सिर से सींग। पल भर में ही वहां डरावना बरगद का पेड़ बिल्कुल शांत हो गया। वहां सिर्फ धूल उड़ रही थी। सेठ अभी भी जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा है। वह डर के मारे थरथर कांप रहा था। उसे लगा कि भूत अभी यहीं है। हरिया पेड़ से आराम से नीचे उतरा। उसने सेठ के कंधे पर हाथ रखा तो सेठ चीख पड़ा, नहीं नहीं, मुझे मत खाओ। हरिया हंस पड़ा, बोला, आंखें खोल सेठ, भूत तो कब के भाग गए। तेरी किस्मत अच्छी थी जो मैंने वक्त पर दिमाग चला दिया, वरना आज तो तू भूतों का निवाला बन जाता। सेठ ने आंखें खोली और चारों तरफ सन्नाटा देखकर जान में जान आई, लेकिन शर्म और डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। वे बिना कुछ बोले, बिना किसी खजाने की तरफ देखे हे राम करता हुआ गांव की तरफ बेहसता भागा गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। हरिया अब वहां अकेला था और सामने जमीन पर भूतों का छोड़ा हुआ बाकी खजाना बिखरा पड़ा था। ढेर सारी सोने की अरसरफियां, ढेर सारे गहने। हरिया ने उस धन को देखा। इस बार उसकी आंखों में चमक थी, संतोष था। उसने सोचा, ये धन मेरे अकेले का नहीं है, ये मेरे गांव के सूखे को मिटाने के लिए है। उसने वहां से सारा धन अपनी पोटली में बांधा और बैलगाड़ी में लादकर गांव की तरफ चल पड़ा। हरिया जाट जब गांव में लौटा तो उसने वह धन अपने घर में नहीं छिपाया। उसने गांव में बड़ा कुआं खुदवाया, जरूरतमंदों को अनाज बांटा और धर्मशालाएं बनवाई। सेठ ने उस दिन के बाद से लालच करना छोड़ दिया। हरिया जाट की इज्जत करना सीख गया। हरिया जाट की सूझबूझ की यह कहानी आज भी उस गांव के चौपालों में गर्व से सुनाई जाती है। और सेठ जब भी कोई नया काम करता है तो हर खूब जाट से जरूर सलाह लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।